हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी, तुम सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज। मैं इस कॉलेज से पास आउट हो चुकी हूं एंड यहाँ से प्लेसमेंट लेने की जगह मेरा ये ड्रीम था, मेरा एंड संयम सर का जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे इस चैनल पे, हमारा ये ड्रीम था कि हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसे के साथ हमें एक पर्पस के लिए काम करना है। हमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है, सो दैट बहुत सारे बच्चे हमारी ही तरह हार्ड वर्क करें, मेहनत करें एंड अपने करियर में कुछ अच्छा करें। एसआरसीसी पहुंचे या सीए कर लें, कुछ भी अच्छा करें बट अपने करियर में अच्छा करें, सक्सेसफुल बन पाए बहुत सारे बच्चे हमारी ही तरह। इसी गोल के साथ वी आर हेयर ऑन द यूट्यूब। कॉमर्स की, 11th की, 12th की, अकाउंट्स, इको बिजनेस, हर चीज की बेस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन के साथ, ठीक है। जहाँ पर यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, पार्ट वाइज आएंगे, 15-20 मिनट का एक लेक्चर एवरीडे आने वाला है। स्केड्यूल वगैरह सब कुछ आपको बता दिया गया है, चैनल के बैनर पे भी आपको मिल जाएगा क्या टाइम है हर रोज क्लासेस का, अकाउंट्स को बिजनेस का। एवरीडे क्लासेस होंगे, आप वो देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे नोट्स भी होंगे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बहुत सारे अपडेट्स हम डालते रहते हैं। सारी प्लेलिस्ट है अकाउंट्स को बिजनेस की, तो हर जगह फॉलो जरूर कर लेना, राइट। एंड हमारे चैनल को आप एक ट्यूशन की तरह डेली आके सुन सकते हो, बिकॉज जैसे ट्यूशन पे जाना है एक फिक्स टाइम पे, वैसे ही हमारी वीडियोस एक फिक्स टाइम पे डेली आने वाली है। संडे आपका छुट्टी रहेगा, बाकी पूरे वीक में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड पढ़ा भी कौन रहे हैं? खुद आपके बोर्ड टॉपर्स। मेरे खुद के 98.5% थे क्लास 12th में। मैं खुद अपनी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी। संयम सर जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ही हैड 100% इन हिज क्लास 12th। ही वाज स्टेट टॉपर हरियाणा, अपनी पूरी स्टेट के वो रैंक 1 थे। हम दोनों एसआरसीसी में बहुत अच्छे रैंक से पास आउट हो रखे हैं, राइट। तो खुद टॉपर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन ट्रस्ट अस, राइट। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को हाइप किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, राइट। ठीक है। अभी ये मैंने आज इंट्रोडक्शन इसलिए दिया बिकॉज ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हमारे जितने भी लेक्चर्स आएंगे 20-20 मिनट की ड्यूरेशन के होंगे, अलग अलग पार्ट्स में आएंगे। तो अभी हम माइक्रो का, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, क्लास 11th इकोनॉमिक्स का। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे चैप्टर का नाम रहेगा। 2 से 3 पार्ट में हमारा पहला चैप्टर कवर हो जाएगा एंड सो ऑन, डेली पार्ट वाइज आपका आता रहेगा। चाहे आपकी गर्मी की छुट्टियां हैं या मिड टर्म्स है, कुछ भी हो, हमारा सारा जो शेड्यूल है वो एज इट इज चलता रहेगा। हमारे सारे लेक्चर्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा पार्ट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो का, हमारा इकोनॉमिक्स क्लास 11th के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना है, क्योंकि देखो बेटा, एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, अभी तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। सो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है। देखो, अगर बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बोलूं तो हम किसी एक देश को ना आज की डेट में एक इकोनॉमी बोल देते हैं। जैसे इंडिया एक देश है, उसी को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम इंडियन इकोनॉमी बोल देते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है, चाइना की इकोनॉमी, ऐसा बोल देते हैं एक देश को। इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को क्या मिल रहा है? लोगों को काम मिल रहा है जिससे कि वो पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोग अपने ही देश में रह के काम कर रहे होते हैं, तो किसी भी देश को उस देश की इकोनॉमी बोल दिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोग काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर हम मेजरली यही बातें करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। पैसे से रिलेटेड साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अकाउंटिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि कितना पैसा आया, कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ। आई एम नॉट डूइंग दैट। आई एम नॉट टेलिंग यू द अकाउंटिंग बिहाइंड दैट। आई एम टेलिंग यू द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट। अकाउंट्स विल से कि अरे 1000 रुपीज प्लस कर दीजिए, 1000 रुपीज माइनस कर दीजिए। इकोनॉमिक्स विल से अरे क्यों, why did consumer behave this way, why did producer behave this way, हमने ऐसा करा क्यों, वो पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझना, वो हम बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमारी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। जो कंज्यूमर है वो सामान को खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। क्यों खरीदते हैं? ताकि वो खुश हो सके, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनकी जरूरतें पूरी हो सके, इसलिए कंज्यूमर सामान खरीदते हैं, वो कंजम्पशन करते हैं। फिर प्रोडक्शन करते हैं कौन? हमारे प्रोड्यूसर। वो कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे फिनिश गुड बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं। प्रोडक्शन करते हैं हमारे प्रोड्यूसर, ठीक है।
फिर होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? हम कुछ टूल्स मशीनरी की मदद से प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना? तो वो इन्वेस्टमेंट है, जो भी टूल्स हैं, जो भी मशीनरी है, जो भी सामान बनाने में काम आ रही है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी अलग-अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो इकोनॉमी में होती हैं, ठीक है? लोग अपना पेट पालने के लिए मोस्टली ये सब कुछ कर रहे हैं, राइट? इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। एज़ आई सेड, इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि 1000 प्लस होगा, 1000 माइनस होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कितना पैसा आया, कितना गया। नो, आई एम टेलिंग यू साइकोलॉजी बिहाइंड दैट कि अगर एक कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा तो क्यों खरीदा? अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने 100 यूनिट बनाए तो उसने 100 यूनिट ही क्यों बनाए? हम उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, लोगों का दिमाग समझना चाहते हैं। इसीलिए इसको सोशल साइंस बोला गया है, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। कहते हैं हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं। आपके पास भी लिमिटेड पैसा है ना बेटा, पर आप हर दिन चॉइस कर रहे हो कि मैं उस पैसे से क्या करूं। अगर मैं ट्यूशन लगाऊं, क्या मैं 10,000 वाली ट्यूशन लगाऊं या मैं फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर देखूं? क्या मैं पैदल जाऊं, स्कूटी पे जाऊं या मैं गाड़ी खरीदूं? क्या मैं ये करूँ या वो करूँ? तुम्हारे पास जो भी पैसा है, तुम उसके लिए डेली बेस पे चॉइस कर रहे हो। और वही तुम्हारी साइकोलॉजी को हम समझना चाहते हैं कि आपने 10,000 की ट्यूशन क्यों नहीं खरीदी? आप क्यों यहाँ पे यूट्यूब पे आके पढ़ रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, पर तुमने क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारी वो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है? व्हिच हैव अल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। कहते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। मान लो आपके घर पे 1 लाख रुपए है, तो आपके पास लिमिटेड ही पैसा है, 1 लाख रुपए है। पर इस लिमिटेड पैसे का मल्टीपल यूज आप कर सकते हो। आपको पता है आप इस 1 लाख रुपए से आईफोन भी खरीद सकते हो। आप इस 1 लाख रुपए से अपनी स्कूल की फीस भी भर सकते हो। इस 1 लाख रुपए से आप ट्यूशन भी लग सकते हो। इस 1 लाख रुपए से आप एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। आप इस 1 लाख रुपए को दान भी दे सकते हो। तो आपके पास एक तो पैसा लिमिटेड, फिर उस पैसे के ऑल्टरनेट यूज, तो क्या करूं इन सब में से? वो चॉइस, वो दिमाग की साइकोलॉजी, वो समझना है हमें इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है? सो दैट हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें और उनको बांट सके लोगों के बीच में, ठीक है? कि कैसे एक सोसाइटी, कोई भी देश, हर देश के पास लिमिटेड पैसा है, वो उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो उस पैसे से क्या प्रोड्यूस करता है, क्या नहीं प्रोड्यूस करता, और देश उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने लोगों के बीच में, अमीरों और गरीबों के बीच में, कैसा वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो साइकोलॉजी हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है? अब इकोनॉमिक्स दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव या फिर नॉर्मेटिव। इसके ऊपर मोस्टली एक वन मार्कर क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ जाता है, 1 से 2 नंबर का, ठीक है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहती है व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये रियलिटी की बात करता है, ठीक है? कि रियलिटी में क्या है, ये आपको बताता है कि सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपके नंबर आए 80%, ये तो रियलिटी है, ये तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि आपके नंबर 80% आए। पर बेस्ट सिनेरियो था कि आपको 100% लाने चाहिए थे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करेगी, बस आपको फैक्ट बता देगी। ये एक्चुअल डाटा के बेस पे, आपके रिपोर्ट कार्ड के बेस पे आपको फैक्ट बता देगा। ये कोई जजमेंट नहीं दे रहा कि 80% अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, नहीं। ये कहता है कि मेरे रिपोर्ट कार्ड, मेरे डाटा के अकॉर्डिंग आपके 80% आए हैं, और ये वही सच्चे फैक्ट आपको सजेस्ट नहीं करेगा, सच्चे फैक्ट आपको बता देगा। कोई जजमेंट नहीं दे रहा, कोई सजेशन नहीं दे रहा, एक्चुअल फैक्ट आपके सामने रख रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक्चुअल फैक्ट क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये है, इंडिया में ये पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया में लोग इतने परसेंट लोग गरीब है, इंडिया के लोग इतनी इनकम कमाते हैं, इंडिया के लोग इतना खर्चा करते हैं। ये सारे एक्चुअल फिगर्स हैं, आप गूगल से जाके चेक कर सकते हो, है ना? आपके इतने मार्क्स आए हैं, ये सारे एक्चुअल फिगर्स हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, बस आपको रियलिटी बता देता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको बेस्ट सिनेरियो बताता है। ये कहेगा इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, ये कहेगा इंडिया की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, इंडिया में इतने परसेंट लोग गरीब हैं, इंडिया में लोग गरीब नहीं होने चाहिए, इंडिया में लोग 10,000 रुपए कमाते हैं, इंडिया में लोगों को 1 लाख रुपए कमाने चाहिए। तो ये बताएगा बेस्ट सिनेरियो कि एक्चुअल में कि मतलब एक आइडियल वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये बताएगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। और ये वेरीफाई नहीं हो सकता क्योंकि कोई डाटा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी पर्सनल जजमेंट है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, या आपकी पर्सनल सजेशन है। तो अब मेरा ओपिनियन हो सकता है कि इंडिया एक बहुत बुरा देश है,
या मेरा ओपिनियन हो सकता है इंडिया एक बहुत अच्छा देश है, सामने वाले का ओपिनियन ऑपोजिट हो सकता है। तो ओपिनियन का कोई भी फैक्ट नहीं होता, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, ठीक है ना? ये हर एक व्यक्ति का अलग है। न्यूज़ चैनल पे बैठ के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग डिबेट करते रहते हैं। वो डिबेट बिल्कुल क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। डिबेट किसी भी साइड में सच्चाई नहीं होती, वो सब बस अपना-अपना ओपिनियन बता रहे होते हैं, उसमें कोई 1% की भी सच्चाई नहीं होती, ठीक है? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है और पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव बोलता है कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। नॉर्मेटिव क्या बोलेगा? राइजिंग प्राइसेस मस्ट बी, शुड बी कंट्रोल्ड। ये कहता है पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, ये कहता है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। ये सच्चाई बता रहा है, ये बता रहा है आइडियली क्या होना चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव हो गई, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। फिर आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हर एक चीज को एक छोटे इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक चीज को एक बड़े एग्रीगेट लेवल पे डील करती है। अगर आप अभी सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 11th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 12th में। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो माइक्रो मैक्रो किसी भी क्लास में आप पढ़ सकते हैं, पर मोस्टली 90% सिलेबस तो सेम ही होता है हर एक बोर्ड का, ठीक है? मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मैम इस बोर्ड का बच्चा उस बोर्ड का बच्चा, किसी भी बोर्ड का बच्चा ये क्लासेस देख सकता है। बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है, एक बार वीडियो के टॉपिक्स को अपने सिलेबस के साथ मैच करके देख लो। अगर टॉपिक सेम है तो अंदर का कंटेंट भी सेम ही होगा, ठीक है? ओके। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई 11th क्लास में पढ़ाता है और मैक्रो 12th में पढ़ाता है, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हर एक चीज की एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज की एक एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं। इसमें हम पूरे देश की इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे बात करते हैं। इसमें मैं कहती हूँ किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस, किसी एक कंज्यूमर की डिमांड, इसमें मैं कहती हूँ पूरे देश भर में क्या रेट चल रहा है, पूरे देश भर के लोगों की डिमांड, पूरे देश भर के लोगों की सप्लाई, इसमें पूरे देश की बात एक साथ होती है। मतलब जितने, मान लो मेरे देश में 100 कंज्यूमर है, ये किसी एक ही कंज्यूमर की बात करेगा? ये पूरे देश के सारे 100 कंज्यूमर्स का मिला के बात करेगा, सारे प्रोड्यूसर्स का मिला के बात करेगा। ठीक हो गई बात? ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम यूजुअली प्राइस के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यूजुअली पूरे देश में कितना इनकम है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, इसकी बात करते हैं। ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड की और सप्लाई की बात करते हैं। मैक्रो में वही हम बन जाते हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड, यानी पूरे देश की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी पूरे देश की सप्लाई। मैक्रो में वही चीज एग्रीगेट लेवल पे आ जाती है। इसका एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, पर पर्सन की कितनी इनकम है, इसका है एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की डिमांड, पूरे देश की नेशनल इनकम, पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है? तो पूरे देश की बात करी या फिर एक सिंगल इंसान की बात करी, ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। अगला मेरे पास टॉपिक आता है कि हमारी कुछ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या रीजन है उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो हम समझेंगे। कहते हैं हमारे देश में या किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रीजन क्या है, क्यों आई वो प्रॉब्लम्स। मेजरली बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स। इन तीनों की वैसे तो मैंने बात करी है पीछे भी, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। पहला है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर एक इंसान के पास पैसा लिमिटेड है। तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास लिमिटेड है, नहीं, हर एक इंसान के पास लिमिटेड है। हर सरकार के पास पैसा लिमिटेड है, हर देश के पास पैसा लिमिटेड है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान, ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, उसके पास भी पैसा लिमिटेड है। वो भी अगर चाहे ना कि मैं सारी दुनिया खरीद लूं, मैं चांद को भी खरीद लूं, वो नहीं खरीद सकता। तो हर एक इंसान के पास, हर एक कंट्री के पास, हर एक इकोनॉमी में पैसा लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लेकिन हर एक इंसान की वांट्स अनलिमिटेड हैं। अगर मैं आज तुम्हें बोल दूं कि तुम सारी दुनिया खरीद सकते हो, तुम सारी दुनिया जीत सकते हो, तुम बोलोगे हाँ, मैं सारी दुनिया जीतूंगा, मैं सारी दुनिया खरीदूंगा। हर एक व्यक्ति की अनलिमिटेड वांट्स है, कोई भी इंसान खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, सबको और चाहिए, और बड़ा घर, और बड़ी गाड़ी, ठीक है, और बेटर एजुकेशन, और बेटर ये बेटर वो, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर से वही बात है, मैं आपको कहती हूँ कि मान लेते हैं आपके पास टोटल 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए तो बहुत ही कम होते हैं ना, 1 लाख रुपए तो बहुत ही लिमिटेड है ना। और तुम तो अनलिमिटेड वांट वाले बंदे हो, तुम चाहते हो मैं 1 लाख रुपए में सारा कुछ खरीद लूं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो 1 लाख रुपए है ना, इस 1 लाख रुपए से तुम सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल की फीस भर सकते हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई।
फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, पैसा जितना भी है मुझे पता है मैं सिर्फ स्कूल में ही दे सकती हूँ, कहीं और नहीं दे सकती। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। मैं स्कूल में पैसा दे के आऊँगी, बात ही खत्म। पर अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम इस 1 लाख रुपए से जो चाहो वो कर सकते हो। तुम इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में। तुम इस 1 लाख रुपए से अपना खुद का बिज़नेस खोल सकते हो। इस 1 लाख रुपए से गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख दो। इस 1 लाख रुपए से पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लो। इस 1 लाख रुपए से ट्यूशन चले जाओ। इस 1 लाख रुपए से मस्ती कर लो। इस 1 लाख रुपए से सट्टा लगा दो। तुम इस 1 लाख रुपए से कुछ भी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम आ गई, अब तुम्हारा दिमाग बैठ के घंटों-घंटों, दिनों-दिनों तक सोचता रहेगा, ये करूँ, वो करूँ, नहीं ये करूँ, नहीं ये, नहीं वो। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि पैसा लिमिटेड तो है, पर वो लिमिटेड पैसे को मैं लाखों जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग को एक प्रॉब्लम मिल गई, वो प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि मैं अब चूज़ ही नहीं कर पा रहा कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, क्या करूँ? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स बनाते हैं। इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट बनाते हैं, जो कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से बाहर निकलने में मदद करता है। जो ये बताता है कि अच्छा, कंज्यूमर ना स्कूल को चूज़ नहीं कर रहा, कंज्यूमर तो बिज़नेस को चूज़ कर रहा है और क्यों कर रहा है? समझ रहे हो? ठीक है? सो ये मेरी ओवरऑल जो है 3 प्रॉब्लम्स हैं, जिनको फिर आगे हम इकोनॉमिक्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमें बताता है इनका आंसर, ठीक है? तो पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी रेफर्स टू सिचुएशन इन विच अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है? रिसोर्सेज अवेलेबल कम है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ज्यादा है, ये काम हो रहा है, ठीक है? दूसरा, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, हम कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते। तीसरा, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस यूज, जैसे पेट्रोल इज नॉट ओनली यूज्ड इन व्हीकल बट आल्सो फॉर रनिंग मशीन, जनरेटर एटसेट्रा। हर एक रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस आप कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गए हमारे प्रॉब्लम का रीजन। अब आती है मेरी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। रीजन क्या था? पैसा लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और मल्टीपल यूज है। अब आती हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये मेरी ओवरऑल 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम बोलते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम बोलते हैं हमें कैपिटल इंटेंसिव तरीके से करना है या लेबर इंटेंसिव तरीके से। फॉर होम टू में हम बोलते हैं कि अमीरों के लिए या गरीबों के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस बहुत सिंपल है, ठीक है? व्हाट टू प्रोड्यूस कहाँ लिखूं? यहीं लिख लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस बहुत सिंपल है। व्हाट टू प्रोड्यूस का जो पॉइंट है, ये मुझे क्या बोलता है कि मैं रोटी कपड़ा मकान जो मेरी नेसेसिटी है, नेसेसिटी गुड्स है, क्या मैं वो प्रोड्यूस कर दूं? रोटी कपड़ा मकान। या फिर वॉर गुड्स प्रोड्यूस करूं कि जिंदा रहने के लिए बम और ये सब कर दूं कि कहीं कोई आके लड़ाई ना कर ले। तो जिंदा रहने के लिए तो वॉर गुड्स भी जरूरी है, नेसेसिटी गुड्स भी जरूरी है। मैं क्या प्रोड्यूस करूं? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। शैल आई प्रोड्यूस दिस और दिस? मैं दोनों नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि दोनों कर लूंगी, दोनों में से कोई एक ही करना है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो मैं दोनों चीजें तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, वॉर गुड्स या नेसेसिटी गुड्स। वॉर गुड्स मतलब बम, पिस्टल, ऑल ऑफ दीज। नेसेसिटी गुड्स क्या हुई? रोटी कपड़ा मकान। तो व्हाट शुड आई प्रोड्यूस? फिर आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स, कितनी क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस करूं, कितनी क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस करूं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, हजारों लाखों, कितना, व्हाट शुड आई प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड आई प्रोड्यूस। फिर है कैसे प्रोड्यूस करूं, कैपिटल या फिर लेबर इंटेंसिव तरीके से। यूएस जैसा देश जो बहुत अमीर देश है, जो एक डेवलप्ड देश है, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, रुपीज नहीं डॉलर, है ना? पैसा बहुत ज्यादा है, दिख रहा है ना तुम लोगों को? थोड़ा मोटा पेन कर लेते हैं। ऐसे देश के अंदर, एक डेवलप्ड देश के अंदर हम क्या करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव तरीका यूज करेंगे। पर इंडिया जैसे देश के अंदर, जहां पर अभी डेवलपिंग कंट्री है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पर लोग बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग वेले बैठे हैं और पैसा भी कम है, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लोगों से काम करवाएंगे, लोगों का घर भरेंगे, टेक्नोलॉजी से काम नहीं कराएंगे। तो आप देखिए, आपको कैपिटल से काम कराना है, मतलब मशीनरी से, एआई से, पैसे से, या लेबर से काम कराना है। मोस्टली डेवलपिंग नेशन ये करते हैं, डेवलप्ड नेशन ये करते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या आप अमीरों के लिए प्रोडक्शन करनी चाहते हैं या गरीबों के लिए? अगर अमीरों के लिए करोगे तो क्या बनाओगे? आप मॉल बनाओगे, बड़े बड़े हाईवे बनाओगे,
है ना? बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी चीज़ें बनाओगे जिसमें अमीर लोग जो हैं ब्रांडेड चीज़ें आके खरीद सकें। अगर गरीबों के लिए बनाओगे, तो तुम एग्रीकल्चर पे खर्चा करोगे क्योंकि गरीब बेचारा एग्रीकल्चर कर रहा है। तुम स्कूल बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, सड़कें अच्छी बनाओगे, उनको बेचारों को बेसिक लाइफ अच्छी जीने का सारा साधन दोगे। तो किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? ये मेरी टी 3 इन टोटल सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, जिसका सॉल्यूशन हम इकोनॉमिक्स की मदद से करते हैं, ठीक है? मतलब इकोनॉमिक्स की मदद से हम ट्राई करते हैं कि हम इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का आंसर निकाल सके। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये दोनों, हाउ टू में ये और फॉर whom टू में ये। ठीक है, ये हो गई मेरी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये आज की क्लास को यहीं पे खत्म करें। चलो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, फिर आज की क्लास को हम खत्म कर देंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि आपके पास किसी भी टाइम पे ना 2, 3, 4 अलग-अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक है कि मेरे को 50,000 की नौकरी मिल रही है, एक है कि मेरे को 60,000 की नौकरी मिल रही है, एक है कि मेरे को 70,000 की नौकरी मिल रही है। तुम बताओ मैं कौन-सी नौकरी चूज़ करूँ? तुम बोलोगे मैम 70,000 वाली नौकरी चूज़ करूँ। तो जो भी नौकरी या जो भी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, उस ऑप्शन को मैं चूज़ कर लूँगी। लेकिन इस सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करने के लिए जो भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा, मैंने उसको छोड़ा है। बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन को मुझे छोड़ना पड़ा। तो ये जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, इसकी कॉस्ट को हम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा मान लो मुझे एक और नौकरी मिल रही है 65,000 रुपीज़ की। अब मेरी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होगी? अब मेरी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होगी 65,000 क्योंकि अब ये नहीं है सेकंड बेस्ट, अब ये है सेकंड बेस्ट। तो जो भी सबसे बेस्ट है उसको तुम चूज़ कर लो और जो भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, उसकी कॉस्ट को अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बोला जाएगा, ठीक है? सो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी व्हिच हैज़ बीन गिवन अप, जिसको तुमने छोड़ा है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर कमोडिटी, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द अदर कमोडिटी। मैंने प्रोड्यूस क्या किया? मतलब मैंने चूज क्या किया ये, उसके लिए गिव अप क्या किया, सेकंड बेस्ट। तो जो भी सेकंड बेस्ट है उसको तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलोगे, ठीक है? जैसे कि आपके पास 4 घंटे थे और 2 ऑप्शन थे, या तो तुम 4 घंटे में पढ़ाई कर लो या इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर लो, ठीक है ना? अगर तुमने पढ़ाई को चूज किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? चैटिंग ऑन इंस्टाग्राम। अगर चैटिंग को चूज किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है ना? एंड यू यूटिलाइज देम फॉर स्टडिंग। आप अच्छे बच्चे हैं तो आपने पढ़ाई करी, तो आपकी अपॉर्चुनिटी क्या हो गई? कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? चैटिंग करना, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि सबसे बेस्ट को तो चूज कर लिया, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था जिसको आपने छोड़ा है, उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है? अब आप मेरे को बताना, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1 लाख रुपए की नौकरी करूं, ठीक है, 99,000 की नौकरी करूं और 98,000 की नौकरी करूं और लेट्स से 2 लाख की नौकरी करूं। मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस में से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर ये आंसर आपको मिल गया है तो यहाँ पर आप का मतलब वीडियो खत्म होता है, आपको डन भी लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपने पूरा लेक्चर डन कर लिया है। हर एक वीडियो को शुरू करने से पहले अपने नाम की अटेंडेंस लगाया करो और वीडियो को खत्म करके डन लिख के जाया करो, ठीक है? आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मुझे भी पता चलेगा कितने बच्चे कितना सुन रहे हैं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक भी किया करो, हाइप भी किया करो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट है अकाउंट सीखो बिजनेस, वो प्लेलिस्ट को ना सेव कर लो ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़े वहां से तुम देख सको, ठीक है जी? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इसके पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।